नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी के। आज हम बात करने वाले हैं 14 और 15 जून 2026 की समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो कि कल कुछ घटनाएं थी उनके अपडेट्स हमको मिल चुके हैं और कुछ नई घटनाओं के साथ मैं आज का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस सेशन को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन को। और पहला जो हम न्यूज़ लेने वाले हैं वो है हमारा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, जहां पर हम CCPL छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की बात करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 6 टीमें हैं और उनके कप्तान हम पहले देख चुके हैं वीडियोस में, जिसमें बिलासपुर बुल्स के कप्तान आयुष पांडे, रायपुर राइनोज के कप्तान अमनदीप खरे, बस्तर बाइसन के कप्तान अनुज तिवारी, सरगुजा टाइगर्स के कप्तान आशुतोष सिंह और राजनांदगांव पैंथर्स के अजय मंडल और रायगढ़ लायंस के ऋषभ तिवारी जो है ये इसके कप्तान रह चुके हैं। इसके बारे में फाइनली हम देखते हैं कि इसका आयोजन जो है 3 से 14 जून 2026 तक किया गया, जो कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर में आयोजित हो रहा था। इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें टोटल 18 मुकाबले हुए और 17 खिलाड़ियों को बड़े मंच तक पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और इसमें इस बार जो विजेता बने हैं वो बिलासपुर बुल्स बने हैं, इन्हें 15 लाख की पुरस्कार राशि दी गई है। और जो उप विजेता बने हैं वो रायगढ़ लायंस बने। तो रिजल्ट आ गया है इसका, बिलासपुर जो है वो जीत चुका है और बिलासपुर इसका विजेता रहा है इस बार। वहीं ऑरेंज कैप इस बार अमनदीप खरे रायपुर राइनोज को मिली है, जिन्होंने 259 रन बनाए हैं और 2 शतक जड़े हैं। वहीं पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए रुद्र प्रताप, जो कि बिलासपुर बुल्स के प्लेयर हैं, ये 11 विकेट लेके पर्पल कैप इनके पास आई है। वहीं अगर हम देखें फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, तो ये भारत गोंडवानी थे, जो कि बिलासपुर बुल्स के प्लेयर हैं, इनको मिला है। और सीजन ऑफ द प्लेयर अमनदीप खरे इनको दिया गया है। और फाइनल जो परिणाम है वो बिलासपुर बुल्स से ने रायगढ़ लायंस को 7 विकेट से हरा दिया है। अगर आप स्कोर देखें रायगढ़ लायंस का, तो 160 रन्स में 8 विकेट में इन्होंने 20 ओवर में ये बनाया था और बिलासपुर बुल्स ने इसे 164 रन बनाते हुए 3 विकेट खोकर ही 16 ओवर में ही प्राप्त कर लिया, 16.3 ओवर में प्राप्त कर लिया था। तो याद रखिएगा इस सीजन में जो बिलासपुर बुल्स है, बिलासपुर बुल्स ये विजेता रही है और रायगढ़ लायंस जो है वो उप विजेता रही है। और अमनदीप खरे प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं और उन्हीं को ही ऑरेंज कैप मिला हुआ है। और जो पर्पल कैप है वो किसके पास गई है, तो वो रुद्र प्रताप के पास गई है, जो कि बिलासपुर बुल्स के प्लेयर। याद रखिएगा ये सारी चीजें। आगे देखिएगा, अगला जो हमारे पास न्यूज़ है, ये आपको ये भी बताया था कि क्योकिंग की प्रतियोगिताएं चल रही है, क्योकिंग एंड कनोइंग की प्रतियोगिता। कल भी इसके बारे में मैंने आपको अपडेट बताया। राष्ट्रीय कैनो प्रिंट में छत्तीसगढ़ ने जीते 9 पदक जीते हैं इसमें। ये चैंपियनशिप 2026 में आयोजित हो रही है रायपुर में। मैंने आपको बताया था कि आयोजन हो रहा है और इसमें छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक जीते हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक हैं। अगर आप ये प्रतियोगिता का वर्ग देखें किस सेक्शन में ये हो रहा था, तो सब जूनियर और जूनियर सेक्शन में ये प्रतियोगिताएं हो रही थी, जिसमें देश के 24 राज्यों के 800 खिलाड़ी शामिल हुए। और यह कार्यक्रम 3 दिन तक चला और 14 जून को फाइनली ये खत्म हो चुका है। इसमें छत्तीसगढ़ के अगर प्रमुख खिलाड़ियों को देखें तो तोरन, राधा, वंशिका और लक्ष्य दीपक इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। इस आयोजन से राज्य में खेल अधोसंरचना और जल क्रीड़ा मतलब वाटर स्पोर्ट को बढ़ावा मिलेगा तथा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त होगा। साथ में अगर हम पदक तालिका में देखें तो इस पूरे पदक तालिका में जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है वो प्रथम स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर ओडिशा रहा। अगर हम देखें इस कार्यक्रम में कायाकिंग कनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बलदेव सिंह भाटिया थे। ऑल इंडिया कायाकिंग कनोइंग एसोसिएशन फेडरेशन के अध्यक्ष जो हैं वो प्रशांत सिंह कुशवाहा जी हैं। तो याद रखिएगा कि इस पदक तालिका में जो प्रथम स्थान है वो किसको मिला है, मध्य प्रदेश, दूसरा केरल और तीसरा ओडिशा को, जबकि छत्तीसगढ़ जो है वो 9 पदक जीत पाया है। शानदार प्रदर्शन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ ले रहे हैं। महासमुंद में 8वीं और 11वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। ये प्रमुख खोज है।
8वीं से 11वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, जिसमें विशाल आमलक आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मंदिर शिखर का ऊपरी भाग होता है, ये यहाँ पर आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। खंडित द्वारपाल की प्रतिमाएं आपको दिखाई दे रही होंगी और प्राचीन लाल ईंट एवं अन्य दुर्लभ स्थापत्य आपको आसपास दिखाई दे रहे होंगे। वहीं अगर देखें कि परीक्षा उपयोगी तथ्य, तो आमलक नागर शैली मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख भाग होता है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वहीं जो द्वारपाल की प्रतिमाएं हैं, मंदिर प्रवेश द्वार की सुरक्षा एवं धार्मिक प्रतीक मानी जाती हैं। प्राप्त अवशेषों का काल 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। लाल ईंटों एवं स्थापत्य अवशेषों से प्राचीन मंदिर परिसर की पुष्टि होती है। यह खोज छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और पुरातात्विक विरासत को दर्शाती है। अगर हम देखें कि ये कहां पर मिला, तो याद रखिएगा बमनी ग्राम महासमुंद जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर ये दूर स्थित है। तो महासमुंद जिला याद रखिएगा। यह क्षेत्र पंचकोशी यात्रा का प्रमुख पड़ाव माना जाता है। खोज पंचदेवरी क्षेत्र में हुई है। पंचदेवरी का अगर हम रहस्य देखें, तो स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ पर कभी 5 देवी और देवता निवास करते थे। क्षेत्र में प्राचीन मंदिर संस्कृति के प्रमाण मिल रहे हैं लगातार। यह स्थान ऐतिहासिक पंचकोशी यात्रा मार्ग में जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें लोक कथा, तो यह क्षेत्र प्रसिद्ध लोक चंदा और लोरिक चंदा जो हैं उनकी प्रेम गाथा से जुड़ा हुआ है। यह कथा क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। तो याद रखिएगा कि कहाँ पर मिला, तो बमनी महासमुंद छत्तीसगढ़ में प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। आमलक इसका महत्वपूर्ण है, जो कि नागर शैली से रिलेटेड है। लाल ईंटों से बना हुआ है। द्वारपाल की प्रतिमा मिली है और ये 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बनी हुई प्रतिमाएं हैं। तो आपको ये दिखाई देगा आमलक, ये द्वारपाल की प्रतिमा, अन्य स्थापत्य अवशेष और ये लाल ईंटें हैं। तो ये स्पेशली याद रखिएगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साइड, जहां पर ग्लोबल विंड डे जून 15 को मनाया गया है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। वैश्विक पवन दिवस, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 15 जून 2026 को गोवा में विंड एनर्जी एम्बिशन टू एक्सेलरेशन सम्मेलन आयोजित कर रहा है। भारत अभी विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का बाजार है और इसलिए ये एग्जीबिशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट और 35 तक 155 गीगावाट के लक्ष्य के साथ भारत के 2070 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और शुद्ध शून्य उत्सर्जन क्षमता के लक्ष्य के लिए पवन ऊर्जा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये याद रखिएगा कि इस पे काम होने लग गया है, चौथा बड़ा उत्पादक है और कितने कितने का हमने लक्ष्य रखा है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, ब्रिक्स कृषि सम्मेलन, ये मध्य प्रदेश इंदौर में आयोजित हुआ है। 16वीं बैठक थी। आयोजन तिथि अगर आप देखें तो 9 से 13 जून के मध्य 2026 में इंदौर मध्य प्रदेश भारत में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान ने की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं ये भारत के। और अगर हम देखें तो ब्रिक्स के इसमें सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई सहित कुल जो 21 देशों के प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लिए। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 पे हुई थी। यह शब्द ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के नामों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बना है। इस समूह का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक संवाद को प्रोत्साहित करना और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना है। अगर हम आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो इस थीम का फोकस था खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल कृषि, डिजिटल कृषि, नवाचार और टिकाऊ कृषि व्यापार। वैश्विक मंच की स्थापना अगर देखें तो बीज प्रणालियों में किसानों को अधिकार संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच बनाने पर सहमति प्रदान की गई। वहीं कृषि सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स कृषि इनपुट, अनुवांशिक संसाधन और सूचना नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने और तकनीकी आदान प्रदान के लिए 4 विशेष नेटवर्क रोडमैप तैयार किए। वहीं हम अगर सांस्कृतिक पहलू देखें इंदौर का, तो यहाँ पर रजवाड़ा है। इंदौर रजवाड़े के नाम से जाना जाता है। 56 दुकानें हैं इंदौर की। माड़ जो धार में स्थित है, ये सारी चीज़ें यहाँ की प्रमुख चीज़ें हैं। आगे देखिएगा, अगला जो हमारे पास न्यूज़ है वो है उपेंद्र कुशवाहा RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। निर्वाचित पद है राष्ट्रीय लोक मोर्चा और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन के दौरान
3 साल के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से इनका निर्विरोध चयन हुआ है। यह पार्टी भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और राजग का हिस्सा है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाया गया। वर्तमान में बिहार में पार्टी के 4 विधायक हैं और कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं स्वयं। तो याद रखिएगा कि आरएलएम का गठन जो है 2023 में हुआ है, नई पार्टी है और इसका टाई अप हुआ है एनडीए के साथ। आगे देखते हैं, सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम एट SCO लीडर्स मीटिंग। SCO सभ्यता संवाद मंच, जिसको SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम कहा जा रहा है, चर्चा में क्यों है तो याद रखिएगा, भारत 17 से 19 जुलाई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में इस मंच के प्रथम संस्करण की मेजबानी करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2025 में 25वें CO शिखर सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत संवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ एवं जनसंपर्क को बढ़ावा देना है। अगर हम देखें कि SCO में सदस्य देश कितने हैं तो 10 सदस्य देश हैं इसमें। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ये सारे इस SCO के संगठन के जो हैं सदस्य हैं। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो SCO सदस्य देशों के बीच इन चीज़ों को बढ़ावा देना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो है डॉक्टर परवीन कुमार को ब्रिटेन का सर्वोच्च शाही सम्मान दिया गया है। ये हमारी परवीन कुमार जी हैं, इनको क्या मिला है तो ब्रिटिश सर्वोच्च सम्मान मिला है। भारतीय मूल की प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पाचन तंत्र विशेषज्ञ डॉक्टर परवीन कुमार को जून 2026 में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। यह ब्रिटेन के सर्वोच्च शाही सम्मानों में से एक है। उन्हें यह सम्मान वैश्विक चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर परवीन कुमार चिकित्सा जगत की प्रसिद्ध पाठ्यपुस्तक कुमार एंड क्लार्क्स क्लिनिकल मेडिसिन के सह लेखिका हैं, जिसे विश्व भर के मेडिकल विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है और इसलिए इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है इनके कार्यों के लिए। आगे देखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई NSCS के नए सैन्य सलाहकार बन चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने नए सैन्य सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया है। इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाले देश के पहले सेवारत वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। जनरल NS राजा सुब्रमणी का, जिन्हें हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया गया, उनका स्थान ये लेने वाले हैं। सेना प्रमुख के उप प्रमुख और सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO जो है ये इनका पिछला पद था। और अगर आप देखें कि ये सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इनको और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और अगर आप देखें कि दिसंबर 1989 में भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून से कुमाऊं रेजिमेंट में ये कमीशन हुए थे और अब ये इस पद पर कार्य कर रहे हैं। अगर देखें कि उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और सेना पदक से ये सम्मानित किए जा चुके हैं और दिसंबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा, वो इस पद पर काम करेंगे। आगे देखें, तीरंदाजी विश्व कप 2024-2026, जिसमें धीरज और कुमकुम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये जो प्रतियोगिता है वो अंताल्या टर्की में आयोजित हो रही है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें विजेता जोड़ी धीरज और बोम्मा देवरा 24 वर्ष और कुमकुम मोहड़ा जो 17 वर्ष की हैं, इनको मिली है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया के ओलंपिक चैंपियन किम जे डियोके और ओह ये जीन को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह 4 साल में तीरंदाजी विश्व कप में भारत का पहला रिकर्व मिश्रित टीम स्वर्ण पदक है। अगर हम देखें पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व में तो विजेता रहे हैं इसमें धीरज बोम्मा देवरा और उन्होंने दक्षिण कोरिया के ओलंपिक पदक विजेता ली वू शोक को 7-3 से हराकर अपना पहला व्यक्तिगत विश्व कप स्वर्ण जीता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये तीरंदाजी के क्षेत्र में ये दोनों ने हमारे लिए हासिल की है। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऐतिहासिक खोज हुई है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा, जहाँ पर नल्लामाला टाइगर रिजर्व में अतीत के अनमोल धरोहर हमको प्राप्त मिले हुए हैं, जहाँ पर 1400 साल पुराने 25 प्राचीन अभिलेख जो हैं, इंस्क्रिप्शंस जो हैं और 3500 साल पुरानी रॉक आर्ट्स जो हैं, शैल चित्र जो हैं वो हमको प्राप्त हुई हैं।
इसका सर्वेक्षण जो है 13 जून 2026 को किया गया। कहाँ पर क्या है तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी मतलब कि सातवाहन काल से संबंधित और 16वीं शताब्दी ईस्वी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ये शैल चित्र हमको दिखाई दे रहे हैं। इनकी भाषा और लिपि देखें तो तेलुगु, कन्नड़, प्राकृत भाषाएं और ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है। कहाँ पर मिला है तो कृष्णा नदी के किनारे अरातम के समीप चट्टानी आश्रयों में और पलूटला व अन्य गांवों में ये हमको दिखाई दिए हैं। ये अभिलेख बताते हैं कि पलूटला क्षेत्र कभी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और यहाँ के राजा श्रीशैलम मंदिर के तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशालाएं और दान की व्यवस्था करते थे। तो ये कुछ इस प्रकार के इंस्क्रिप्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको कृष्णा नदी का तट दिखाई दे रहा होगा और ये है चट्टानी शैल आश्रय जहाँ से ये शैल चित्र और बाकी चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। इन शैल चित्रों में मानव आकृतियां, पशु शिकार के दृश्य और अन्य प्राकृतिक चित्र उकेरे गए हैं जो उस समय के जीवन और संस्कृति की झलक को दिखाते हैं। ये आज का करंट अफेयर्स था और ये आपके संविधान की पुस्तक और ये अन्य पुस्तकें जो हमारे संस्थान के द्वारा जारी की गई हैं। छत्तीसगढ़ की नई पुस्तक है, संविधान की अपडेटेड पुस्तक है, छत्तीसगढ़ी भाषा की पुस्तक है और अगर आप इनके क्वेश्चंस करना चाहें तो छत्तीसगढ़ समृद्ध छत्तीसगढ़ की पुस्तक है, इकोनॉमी सर्वे की पुस्तक है, प्रयोगशाला परिचारक की पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं। भारतीय संविधान, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, भारतीय इतिहास, इन सभी से रिलेटेड MCQ टाइप बुक्स भी आपके मार्केट पे उपलब्ध है। तो आप जरूर जाइए और परचेस कीजिए। और आपका सेशन आज का कैसा लगा ये बताना मुझे ना भूलिए, तो कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।